नमस्कार साथियों, मैं नरेश स्वागत करता हूं आपका धमाल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं विराम चिन्ह, जो रीट में लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विराम का मतलब होता है रुकना, और ऐसे चिन्ह जिसको हम रुकने का प्रयोग करेंगे वो सारे के सारे आज मैं आपके बीच पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, ऐसे इजी लेके इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। और इस वीडियो को आप एक बार देखिएगा, आराम से आपका ये विराम चिन्ह का टॉपिक कंप्लीट होगा। हिंदी के विराम की बात करें तो 12-13 विराम चिन्ह हैं, जिसमें से मैं आपको यहाँ पे 10 विराम चिन्ह जो अति महत्वपूर्ण है वो बताने जा रहा हूँ। विराम चिन्ह अगर नहीं होता है यूज, तो भले आप लिखित भाषा हो और मौखिक भाषा हो, अगर आप विराम नहीं लिया जाता है तो आप उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक कोई पूछता है खेत के अंदर कि अरे यहाँ पेड़ पौधे क्यों सूख गए, क्या पानी नहीं आया? तब वहाँ पे एक जवाब देते हैं, दो जवाब देखने को मिलते हैं, दोनों सुनना। पहला जवाब नहीं आता है, एक है नहीं आता है। दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला विराम चिन्ह अल्प विराम। अल्प का मतलब आप समझ गए, अल्प यानी थोड़ा होता है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए रुका जाता है, उसे कहते हैं अल्प विराम। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको, इसका मतलब भी पता रखना। जैसे नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पे ये नहीं के बाद जो ये विराम लगा है, ये वाला अल्प विराम होता है। अल्प विराम को देखते रहना कैसा होता है अल्प विराम। उसके बाद अर्ध विराम जो आपको दे रखा है, अर्ध विराम यानी आधा रुकना। आधा कितना? यानी कि अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम, उसे कहते हैं अर्ध विराम। ये पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसको, ज़्यादा आपको इसमें कोई नहीं देखना है। आगे लेता हूँ आपको। तो अगला चिन्ह मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बहुत ही हिंदी में आपको कॉमन हम हर बार यूज करते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब नाम से इसका पता चलता है, पूर्ण यानी कि पूरा विराम, पूरी तरह एक बार रुकना फिर नए सिरे से शुरू होना। जैसे उदाहरण समझिए कि आजकल की पढ़ाई बहुत कठिन हो गई है। जैसे कि आजकल की पढ़ाई है वो बहुत ही कठिन हो गई है। इसके और भी उदाहरण आप देख सकते हो कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो ये सारे के सारे पूर्ण विराम में आते हैं। अगला जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह ये डैश के रूप में काम आता है, और इसका प्रयोग, योजक का चिन्ह का मतलब आपको पता ही है, ये इसका डैश के रूप में, यानी कि कोई दो विपरीत अर्थ हैं, जैसे दो शब्दों के विपरीत अर्थ हैं या आपस में उसकी तुलना करनी है, वहाँ पे अपन योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समास में भी होता है, मुख्य रूप से ये द्वंद्व समास में यूज किया जाता है योजक चिन्ह, ध्यान रखना। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है। यहाँ पर दिन और रात के बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं और आपस में तुलना भी हो रही है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे दिन और रात के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, अगला है आपके मुख्य रूप से विस्मयादि सूचक। विस्मयादि सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह ये बहुत ही मोस्ट है और सरल भी है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पहले तो आप ये देखिए। इसका प्रयोग किया जाता है जैसे कि हर्ष हो, शौक हो, घृणा हो, प्रेम हो या आश्चर्य हो, अचानक कोई घटित होता है घटना, या फिर भय हो आदि के भाव प्रकट करने पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देता हूँ 2-3, देखिएगा कि पहला है शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो शाबाश, अगला मान लो एक देख लो, हाय मेरा सामान चोरी हो गया, वाह क्या पार्टी थी, मज़ा आ गया। तो इस तरह के शब्द हैं। आपको उसमें घृणा भी प्रकट हो, प्रेम, शौक, हर्ष, आश्चर्य, सब तरह के भाव देखने को मिलते हो, वहाँ पे विस्मय बोधक, विस्मय सूचक जो चिन्ह है उसका यूज किया जाता है। अगला है पर्सन सूचक चिन्ह। ये पर्सन सूचक चिन्ह नॉर्मली डेली यूज होता है, पर्सन वाचक चिन्ह भी कहते हैं इसको। और ये क्या होता है कि अपन किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, किसी को पर्सन पूछा जाता है, जबकि उसका उसी समय इसका प्रयोग किया। जैसे कि जोधपुर में तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे पर्सन पूछा गया तुम कहाँ रहते हो, तो इसे यहाँ पे जहाँ पे पर्सन वाचक चिन्ह का पता चलता है, वहाँ से पर्सन सूचक चिन्ह लगता है। आगे आते हैं, आगे आपके हो गया अगला 7 नंबर चिन्ह है, वो है आपके निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का ये योजक चिन्ह की मिलता जुलता है, तो किसी को निर्देश दिया जाएगा, इसका प्रयोग कहाँ होता है, देखिएगा आप, विवरण या कथन स्पष्ट करने में इसका प्रयोग होता है। विवरण या किसी का कथन स्पष्ट करना है तो वहाँ पे ये निर्देशक चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे कि देखिएगा एक उदाहरण के माध्यम से, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, या अनुच्छेद लिखिए के बाद जो ये लगा है यही तो है निर्देशक चिन्ह, कि आपको निर्देश दे रहा है कि आप एक विषय पर अनुदेश लिखिए। या फिर देखिए संधि विच्छेद कीजिए, आपको निर्देश दिया, उसके बाद ये योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह लगा कि विद्यालय का या महाकाल का, तो यहाँ पे आपको निर्देश दिया जा रहा है
तो ये भी आपका निर्देशक चिन्ह हो गया। अगला बहुत ही अच्छा है चिन्ह, वो है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इकहरा, एक होता है दोहरा। इकहरा में एक टाइप होता है और दोहरे में आपको ये देख सकते हैं दोनों तरफ से होता है, इसके 2 होते हैं। इसका प्रयोग क्या किया जाता है, मुख्य रूप से आप ये समझिएगा, प्रयोग इसका बहुत ज़रूरी है। दोनों के अलग अलग प्रयोग हैं। पहले का प्रयोग देखते हैं इसकी पहले, कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन हो, उसकी पुस्तक हो, या उसी व्यक्ति का उपनाम हो, या कोई शीर्षक दिया हुआ हो, ये सारे के सारे अगर इसको करना है तो उद्धरण चिन्ह का यूज करना होगा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। अब देखते हैं इकहरा कहाँ पर उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह का आप देखा होगा, इस टाइप की लगता है। इसका देखिएगा प्रयोग कि पुस्तक के नाम या उसका शीर्षक हो गया या व्यक्ति के उपनाम आदि के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रामधारी सिंह हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, तो दिनकर के उसका ये उपनाम हो गया, तो यहाँ पे उसका जो उपाधि है तो लगा। ऐसे एक और है, रामचरित्र के पीछे लगाएं तो रामचरित्र बहुत बड़ा महाकाव्य है। और भी देख सकते हो आप उदाहरण के रूप में गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस तरह से आप अगर उसी किसी शीर्षक को दे रहे हो, किसी पुस्तक का नाम दे रहे हो, तो वो आपके लगेगा इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब आते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ होता है, तो ये होता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन हो गया या कोई कहावत हो गई या कहीं संवाद प्रकट होता है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नेताजी ने कहा, यहाँ पे आपको अल्प विराम भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये पूरा का पूरा जो वाक्य है ये दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। तो ये है दोहरा उद्धरण चिन्ह, आपको समझ आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। आगे देखते हैं, कुछ और चिन्ह बच गए पीछे। 9 नंबर चिन्ह ये हैं आपके लागो चिन्ह। लागो का मतलब होता है संक्षेप चिन्ह, या किसी को शॉर्ट वाक्य को एक छोटा लिखना, उसे होता है। जहाँ शब्दों को पूरा न लिखकर उसको छोटा करके लिखा जाता है, वही होता है लागो चिन्ह। जैसे कि प्रोफेसर हैं तो इसको प्रो लिख के आप उसके पीछे एक बिंदी लगाइए तो हो गया प्रोफेसर, डॉक्टर का डॉ और पंडित का प। तो इस तरह से ये हो गया लागो, या संक्षेप चिन्ह भी कहते हैं, यानी कि संक्षेप में जानकारी देता है शब्द की। अगला चिन्ह आपके वो हैं आपके त्रुटि पूरक या हंसपद चिन्ह। हंसपद यानी कि कहीं वाक्य में अपने को कुछ त्रुटि हो गई है या कुछ खाली जगह रह गई है, जब कुछ छूट गया है, कुछ अक्षर लिखना है, तब उस हंसपद चिन्ह के माध्यम से अपन उस वाक्य को शब्द को वहाँ डालते हैं। इसका प्रयोग जब कोई वाक्य शब्द बच जाता है तो वहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गई, जब कोई शब्द है वो छूट जाता है तब वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण देखिएगा, यहाँ पे एक दे रखा है, राम श्याम के साथ मैं घूमने गया। तो ये घूमने गया कहाँ गया, तो पार्क में गया। तो यहाँ पे इसको हंसपद चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया कि वो पार्क में गया। तो ये आज का टॉपिक था विराम चिन्ह का, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। कैसा लगा आप अपनी राय दें, कमेंट करें। धमाल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।